हेलो फ्रेंड्स, 2 में आप सबका स्वागत है। इस लेक्चर के दौरान हम सीखेंगे एक्सरसाइज 9D का क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा मेथड और टेक्निक हम यूज करके क्वेश्चन सारे को सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला देख लेते हैं, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 3x² + 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले हम एक फॉर्मूला को याद कर लेते हैं। dx अपन ये बन जाएगा x² + a², ये होता है 1 डिवाइडेड बाय a tan इनवर्स x/a प्लस c के बराबर। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे ना, सब यही फॉर्मूले इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका सॉल्यूशन 2 तरीके से हो सकता है और दोनों तरीका मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है। एक तो होगा नॉर्मल, जो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करेंगे। किसी भी आप पॉलिनोमियल को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। और दूसरा रहता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। वो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन, उसके बाद जाके आपका आंसर सामने आता है। ठीक है। तो हम दोनों तरीके सीखने वाले हैं इस क्वेश्चन में। तो वीडियो को अच्छे से देखना, कहीं स्किप मत करना। अगर किसी भी पार्ट में आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग मुझे अपना कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो देख लेते हैं पहले इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो बहुत ही बेसिक सा है। हम यहाँ a लाना है। ठीक है। हम यहाँ a को अगर ले आए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो हम a को लाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, dx, और 3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ। तो 3 को अगर मैं कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा x², और यहाँ 3 को मैं कॉमन ले लिया तो 7 डिवाइडेड बाय 3 बन जाएगा। ये 7 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है। अब ये कैसा दिखेगा। अब ये 1/3 जो है, अब ये 1/3 जो है, ये 1/3 को मैं ले लिया बाहर कांस्टेंट। ठीक है। इतना तो समझ में आया ना। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। ये 1/3 इंटीग्रेशन dx अपन ये x² और ये 7/3 जो है ये हम लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं। मैं 7 को √7 इंटू √7 लिख सकता हूँ या नहीं, इतना बोलिए। लिख सकता हूँ। और √7 इंटू √7 कितना होता है, √7 का स्क्वायर नहीं होता है। उसी तरह 3 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर। समझ लिया। तो अब √7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर, हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। इसको हटाते हैं। √7 बाय √3 का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। अगर आप √7 बाय √3 फाइंड करने जाएं तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा ना, तो ये बन गया a। तो ये हमारा जो फॉर्मूले की पैटर्न में जो आना था ये आ चुका। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन, मतलब इंटीग्रेशन तो नहीं होगा, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो 1/3 इंटू 1/a आना था, तो 1 डिवाइडेड बाय a की जगह कितना है, √7 डिवाइडेड बाय √3। ठीक है। इंटू tan इनवर्स x/a, मतलब x की जगह तो x है। ठीक है। a की जगह कितना है, √7 बाय √3। ठीक है। प्लस c। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेना है, आपका बन जाएगा आंसर। तो √3 जाएगा ऊपर, तो √3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू √7। ठीक है। ये 3 इंटू √7। ठीक है। इंटू tan इनवर्स, √3 जाएगा ऊपर, तो √3x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c। अब ये √3 में अगर कटेगा तो ये कितना बन जाएगा, √3 बन जाएगा। इसको अगर मैं इसके साथ कट करूं तो ये √3 इसके साथ अगर कट होगा तो ये √3 बन जाएगा। कैसे, देख लेते हैं। ऊपर था √3 और नीचे था 3, तो ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये √3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। यानी हम एक ही स्टेप में एडजस्ट करते हैं।
अब ये 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, ठीक है, एक √3 इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो रहा कितना 1/√3, तो 1/√3 तो है ना, समझ लिया। तो ये बेसिक सा चीज़ें होते हैं, दिक्कत ना हो इसीलिए मैं सारे चीज़ें आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो ये √3 इंटू √7 ये बन जाएगा √21, तो ये बन जाएगा √21 और ये आ जाएगा आपका आंसर tan इनवर्स √3 इंटू x डिवाइडेड बाय √7 प्लस c, आ गया आपका आंसर। तो यही था सारे टेक्निक, यही था आपका प्रोसीजर, कैसे इसको सॉल्व करते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन फ्रेंड, इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x डिवाइडेड बाय e⁸ प्लस 4 होल इंटू dx, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, e⁴x dx लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय e⁸ जो है e⁴x का स्क्वायर बना लेते हैं, हो जाएगा ये, और ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर बना लेते हैं। इसके फॉर्म में लाने के लिए ये सब मैनिपुलेशन हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये तो डायरेक्ट इसके फॉर्म में तो नहीं है ना, यहाँ x आना था पर यहाँ x का कुछ फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम कुछ मान लेते हैं, तो वैसे ही सॉल्व होता है। लेट e⁴x को मैंने मान लिया थीटा, ठीक है। अब इसका दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाएगा 4e⁴x बन जाएगा dθ/dx के बराबर, ठीक है। अगर मैं दोनों तरफ अगर dx मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा 4e⁴x dx इक्वल टू बन जाएगा dθ, ठीक है। और इस 4 दोनों तरफ अगर मैं 4 डिवाइड कर लेता हूँ तो ये बन जाएगा dθ/4, तो e⁴x dx बन जाएगा dθ/4 के बराबर, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पुट कर लेंगे, तो ये इंटीग्रल बन जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx को अब पुट करना है dθ/4 के बराबर, ठीक है। और नीचे का थीटा स्क्वायर, ये थीटा स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये 1/4 जो है ये इंटीग्रल के बाहर जाएगा और ये बन जाएगा थीटा dθ/θ² प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये इसके फॉर्मेट में आ गया ना, यहाँ x वेरिएबल था, यहाँ थीटा वेरिएबल है, तो इसका आंसर आएगा 1/4 तो पहले से है ना, इंटू इसका जब सॉल्व होके आएगा तो ये 1/a आना था पर a की जगह 2 है तो 2 आएगा। tan इनवर्स x/a, तो x की जगह थीटा है, a की जगह 2 है, प्लस c आ गया ना। अब थीटा को रिप्लेस कर लेना है, थीटा कितना आएगा e⁴x, तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 1/2 कितना होगा 1/8 इंटू tan इनवर्स, ठीक है। tan इनवर्स थीटा डिवाइडेड बाय 2 मतलब e⁴x डिवाइडेड बाय 2 प्लस c, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर। तो फ्रेंड्स ये था आपका एक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब दूसरा वाला तरीका जो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हम इसको, तो उसी तरीके से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं जो। तो फ्रेंड्स हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन कैसे अप्लाई करते हैं वो आप सीख ले ज़रा। यहाँ x की जगह जितना है ना e⁴x है, तो इसको हम मान लेते हैं tan थीटा, ठीक है। tan थीटा नहीं मानना है, tan थीटा को किसी के फैक्टर मानना है। किसके फैक्टर? a की जगह जो होगा, तो a की जगह 2 है, तो e⁴x को मैं मान लेता हूँ 2 tan थीटा बराबर, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो ये बन जाएगा 4e⁴x इक्वल टू 2 इंटू sec² थीटा dθ/dx। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा ना, ये मैं इंटीग्रेशन के पहले लेक्चर्स में, शुरुआती लेक्चर्स में आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। अब अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ ना तो ये बन जाएगा e⁴x dx, ये बन जाएगा 1/2 sec² थीटा dθ के बराबर। तो e⁴x dx को पुट करना है अब 1/2 sec² थीटा dθ, और e⁴x को पुट करना है 2 tan थीटा के बराबर। और एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों,
जब भी आप किसी फैक्टर को आप एज्यूम कर रहे हैं ना, तो इसी के साथ आप थीटा को भी फाइंड कर लेना, ठीक है। तो ये tan थीटा बन जाएगा किसके बराबर, e⁴x/2 के बराबर, और ये थीटा बन जाएगा tan इनवर्स e⁴x/2 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको बाद में ये सारी चीज़ें यूज में आएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको अगर यहाँ हम पुट कर लेते हैं तो हमको मिल जाएगा, देख लें ज़रा कहाँ पुट करें, ठीक है, यही पुट कर लेते हैं। तो ये नहीं, यही पुट कर लेते हैं। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁴x dx को मुझे पुट करना है 1/2 इंटू sec² थीटा इंटू डी थीटा बराबर, ये आया था ना, और नीचे आ गया हमारा e⁴x का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर, मतलब 4 tan² थीटा प्लस ये कितना है 4, ठीक है। और ठीक है, इतना ही। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले जाऊँ तो इसी स्टेप में मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ 4 कॉमन ले जाऊँ तो ये आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है। अब ये 1/2 अगर सामने जाएगा तो यहाँ 4 है, तो 2 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 बन जाएगा, और ये आ जाएगा 1/8। अब इंटीग्रेशन sec² थीटा डी थीटा, ऊपर कितना है sec² थीटा इंटू डी थीटा, अब नीचे कितना है tan² थीटा प्लस 1। तो आप लोग को पता ही है tan² थीटा प्लस 1 sec² थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं लिख सकता हूँ sec² थीटा, तो यहाँ आप कैंसिल आउट कर सकते हैं sec² थीटा, तो ये बन जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। तो यही तो खासियत होता है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। अगर आप लोग अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना आ गया ना आप लोगों को, तो क्वेश्चन का दम ही नहीं रहता तब, ठीक है। अब इसका 1/8, अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस सी होता है, ठीक है। अब थीटा का वैल्यू कितना आता है, हमने इसीलिए तो फाइंड कर लिए थे यहाँ, थीटा का वैल्यू कितना आता है tan इनवर्स e⁴x/2। तो आपको बस सब्स्टिट्यूट कर लेना है, नहीं तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका। tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स e⁴x/2 प्लस सी, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। तो मैं आप लोग को इसको हटा लेते हैं। इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है मैं आप लोगों को अच्छे से बता दिया हूँ, ठीक है। आप लोग का काम है इसका अच्छे से नोट बनाइएगा, अच्छे से देख लीजिएगा। कहीं कुछ स्टेप अगर आप लोग को समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, और बीच बीच में आप इसको प्रैक्टिस लगाते रहना है, ठीक है, ताकि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पर।